ईरान वॉर अपडेट्स, अमेरिका बहादुर की कलाबाजियां और पाकिस्तान का बैलेंसिंग एक्ट। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त क्या चल रहा है ईरान वॉर के अंदर। हम देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप की इस जंग के हवाले से दुनिया के पावरफुल ममालिक से एक दरख्वास्त और उनका क्या रिस्पॉन्स सामने आया है, और पाकिस्तान का किरदार जिसके हवाले से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बयान दिया है। आइए जानते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान के किरदार की बात करें तो पाकिस्तान को सर्टनली कुछ चैलेंजेस का सामना है, क्योंकि पिछले दिनों पाकिस्तान ने सऊदी अरब से एक डिफेंस डील की थी जिसके हवाले से सऊदी अरब की एक्सपेक्टेशंस थी पाकिस्तान से कि यार आप ईरान के हवाले से कुछ करें। अब डेफिनेटली पाकिस्तान ईरान के खिलाफ एक्शन तो नहीं ले सकता था। पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी की, जितना हो सकता था पाकिस्तान ने इन दोनों के दरमियान टेंशंस को डीएस्केलेट करवाया है, सऊदी अरब और ईरान के दरमियान। और अब हम देख रहे हैं कि ईरान का फोकस किधर है, ज़्यादा यूएई की जानिब है। मतलब वहाँ जो जीसीसी स्टेट्स की बात करें तो सऊदी अरब वगैरह और कतर, कुवैत वगैरह से ईरान अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें थोड़ी कमी ला चुका है और यूएई पर फोकस है। और वो भी हम अभी आगे देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर अटैक्स किए हैं और क्या उसके पीछे स्ट्रेटेजी है, यूएई को क्यों टारगेट किया जा रहा है। तो यहाँ पाकिस्तान ने बड़ा बैलेंसिंग एक्ट प्ले करने की कोशिश की है और कुछ फ़ायदे भी नज़र आए हैं, क्योंकि मसला ये है कि पाकिस्तान के ईरान और सऊदी अरब दोनों से ताल्लुकात हैं। ईरान के साथ तो हमारा बॉर्डर लगता है और वहां से थोड़ा बहुत डीजल भी आता है ज़मीनी रास्ते के ज़रिए। और सऊदी अरब की बात करें तो वो पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ओवरऑल एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है। मतलब सबसे ज़्यादा हम तेल वहां से ख़रीदते हैं, कतर से हम गैस ख़रीदते हैं। तो ये हमने कुछ दिन पहले देखा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का रास्ता बंद होने के बाद पाकिस्तान सऊदी अरब से रेड सी के ज़रिए, उस रास्ते के ज़रिए ऑयल इम्पोर्ट कर रहा है किसी हद तक। तो पाकिस्तान ने अपनी एनर्जी को सिक्योर करने के लिए इकदाम तो कर लिए हैं। इस हवाले से पाकिस्तान की नेवी भी एक्टिव हो चुकी है और अभी ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान की एक कश्ती, यानी जो तेल लेकर आ रही थी, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्रॉस किया है और अब वो पाकिस्तान की तरफ रवां दवां है। यानी इससे क्या पता चलता है कि पाकिस्तान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का भी इस्तेमाल कर रहा है और इससे पता चलता है पाकिस्तान की ईरान से अंडरस्टैंडिंग। और इसी वजह से अब हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव कलमात अब हमें नजर आ रहे हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बयान दिया है कि इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की अवाम और हुकूमत ने हमारा ज़बरदस्त साथ दिया है, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका और सहूनी रजीम की जारियत के मुकाबले में पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ अपनी यकजहती और हमायत का भरपूर इजहार करती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है पाकिस्तान की बैलेंस्ड टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक अप्रोच इस पूरे मामले को लेकर कि अपने जो पुराने दोस्त हैं और इमीडिएट नेबर्स हैं उनको नाराज नहीं करना। और अब हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब के ऊपर भी हमले काफ़ी हद तक कम हो गए हैं ईरान के। लेकिन ये हमने ज़रूर देखा था कि सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी जो जहाज़ खड़े थे 5, उनको ईरान ने तबाह कर दिया। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस वक्त जीसीसी स्टेट्स अगर किसी भी यूएस एसेट्स को होस्ट करेंगे तो हम उसको टारगेट करेंगे। लेकिन यूएई के केस में क्या हो रहा है वो हम अभी ज़रा आगे देखते हैं। तो अच्छा एक आउटकम हमें नज़र आया है पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान के इस ट्रायंगल में। ईरान पाकिस्तान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भी गुजरने दे रहा है और सऊदी अरब से भी हमारा तेल आ रहा है और पाकिस्तान ने दोनों के दरमियान किसी हद तक मुसालहत करवाई है। और ईरान के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म मफाद में नहीं है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से भी एक मसला चल रहा है, वो भी पाकिस्तान अकेले ही उससे निपट रहा है। चाइना ने ज़रूर कोशिश की है, चाइना ने अभी रिसेंट बयान दिया है कि हम एक बार फिर मीडिएशन के लिए तैयार हैं। और पाकिस्तान की यहाँ पर यह अप्रोच है कि जब तक हम वहाँ पर अपने थ्रेट्स को एलिमिनेट नहीं कर लेते, हम अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशंस जारी रखेंगे। तो एक ये भी एंगल है कि उस स्टेज पर भी पाकिस्तान अकेला लड़ रहा है, वहाँ पर पाकिस्तान को किसी की सपोर्ट नहीं है। और ईरान के साथ इस स्टेज पर हम एक नया पंगा डेफिनेटली अफोर्ड नहीं कर सकते। और पाकिस्तान और सऊदी अरब के डिफेंस डील की भी बात करें तो वो किस वक्त हुई थी, वो किसको मैसेज देने के लिए हुई थी? वो इजराइल के लिए एक पैगाम था कि अगर उन्होंने सऊदी अरब पर जारियत करने की कोशिश की तो पाकिस्तान फौरन एक्टिव हो जाएगा। जब उन्होंने कतर पर हमला किया था तो ये क्लियर पैगाम दिया था पाकिस्तान ने
इसराइल को सऊदी अरब के साथ मिलकर। और ईरान के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में जाना ये पाकिस्तान के लिए बहुत सी मुश्किलात को जन्म देता है। ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन होगी पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की लिमिटेशंस हैं यहाँ पर, क्योंकि ईरान की अपनी वैल्यू है। और अब देखें ईरान ने जिस तरह शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का, और सऊदी अरब के साथ भी पाकिस्तान बातचीत जारी रखे हुए है, और उसकी वजह से एक तनाव में कमी आई है। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ना सिर्फ रेड सी के जरिए सऊदी अरब से तेल हासिल कर रहा है, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से भी अब पाकिस्तान की कश्तियों के गुजरने की इतलात हैं, और नेवी भी एक्टिव हो चुकी है। और ईरान भी किसी हद तक चाइना, रूस, तुर्की और पाकिस्तान की जो वेसल्स हैं उनको गुजरने दे रहा है, जो कमर्शियल शिप्स हैं। और पिछले दिनों हमने ये देखा था कि ईरान ने बयान दिया था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से किसी कश्ती ने गुजरना है तो वो युआन में ट्रेड करे, यानी अगर वो चाइनीज करेंसी में इस रीजन में अपनी ऑयल की ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो तब हम उनको गुजरने देंगे। अब यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन हमें नजर आती है। उन्होंने पूरी दुनिया की जो पावरफुल जो कंट्रीज हैं उनको कहा है कि आप इस हवाले से अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा है कि ये यूरोपियन एलाइज हैं, ये मतलब कनाडा है, यूके है, यूरोप है, चाइना है, जापान है, ये अपना किरदार अदा करें। और इंटरेस्टिंगली इस वक्त कोई सामने नहीं आ रहा अमेरिका का साथ देने के लिए। वही अमेरिका जो किसी पर चढ़ाई करने के लिए पूरी इत्तेहादी अफवाज को ले आया करता था, अफगानिस्तान और इराक पर जिस तरह इन्होंने मिलकर चढ़ाई की, आज अमेरिका आइसोलेटेड हमें नजर आ रहा है और कोई भी इनका साथ देने नहीं आ रहा है, क्योंकि सबको पता है ये उनका कब्रिस्तान बन सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जिस लेवल की आग लगी हुई है, कोई यहाँ पर करीब भी नहीं फटक रहा। इमैनुअल मैक्रोन और ये यूरोपियन लीडर्स की भी बिल्कुल डरे हुए स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि जी हम बात कर रहे हैं ईरान से, हम उनको कह रहे हैं हमें रास्ता दे, आप ये रास्ता खोलें, लेकिन प्रैक्टिकली वो कुछ कर नहीं पा रहे। एक ईरान ने इन सब की नींदें हराम करके रख दी हैं, और ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि एक मुल्क अगर वो तहैया कर ले कि दुनिया की सुपर पावर से लड़ना है और अग्रेशन के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखानी है, तो उसका क्या आउटकम होता है। ट्रंप के मुताबिक होपफुली चाइना, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, यूके एंड अदर दैट आर अफेक्टेड बाय दिस artificial constraint will send ships to the area so that the Hormuz Strait will no longer be threatened by a nation that has been totally decapitated। मतलब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हमने उनको टोटली डिकैपिटेट कर दिया, मतलब उनका सर तन से जुदा कर दिया है, लेकिन एक तरफ कह रहे हैं कि इनसे बचने के लिए हम सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। इस पर ईरान की IRGC के कमांडर का बयान आया है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे थे कि उन्होंने हमारी नेवी को उड़ा दिया है, हमारी आर्मी को खत्म कर दिया है, तो अब वो दूसरों से मदद क्यों मांग रहे हैं। उन्होंने ट्रंप को कहा है कि अगर तुम क्लेम करते हो कि तुमने हमें खत्म कर दिया है तो इस इलाके से गुजर कर दिखाओ। ईरान की इस वक्त की अप्रोच की बात करें तो इफेक्टिवली उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद किया हुआ यूएस, इजराइल और उनके एलाइज के लिए, और यूरोपियन ममालिक के लिए भी ईरान इस रूट को किसी हद तक ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि पिछले दिनों इन सब यूरोपियन ममालिक ने अमेरिका के पीछे लगकर IRGC को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया था। ईरान अब उनको ये याद दिला रहा है कि आपने जब अमेरिका के कहने पर हमें दहशतगर्द कहा, तो अब आप किस मुंह से हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आपके लिए हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलें। तो यूरोप में एक सख्त टेंशन की एक सिचुएशन है। हम देख रहे हैं वहां पर जो गैस प्राइसेस हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं, तकरीबन डबल तक हो चुकी हैं। और यूरोप जो कि एक ठंडा रीजन है, उनको गैस और एनर्जी चाहिए होती है। रशिया से वो ऑलरेडी अपनी एनर्जी सप्लाईज को रोक चुके हैं अमेरिका के कहने पर, लेकिन उस वक्त बाइडन की इंतजामिया थी और अब ट्रंप की इंतजामिया है। ट्रंप के साथ जो इनके मसले शुरू हुए थे वो हमने इन वीडियोस में बताए थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने इनको लताड़ना शुरू कर दिया था, हर पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहे थे, और इनके लीडर्स ने कहा था अब ये अलायंस टूट चुका है। तो इस सूरत हाल में अब नेटो भी इनकी मदद के लिए नहीं आ रहा, मतलब यूरोप, मेनली यूरोप, क्योंकि ट्रंप ने इनकी रशिया यूक्रेन वॉर में मदद नहीं की, और ये कह रहे हैं कि हम मिडल ईस्ट में क्यों आए, क्योंकि यूरोप की पावर भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है। यूरोप के पास अब वो मिलिट्री पावर नहीं रही जो आज से 25-30 साल पहले थी जब ये मिडल ईस्ट में आए थे, अफगानिस्तान और इराक में। तो इन्होंने भी बहुत से रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर लिया हुआ है। इनके पास इनके एनर्जी के मसाइल हैं, महंगाई के मसाइल हैं, इमिग्रेशन के मसाइल हैं, तो ये इनके लिए इतना आसान नहीं है मिडल ईस्ट में आना। और उस जगह पर जहां कंप्लीट आग लगी हुई है और जहां अमेरिका और इजराइल को बहुत से चैलेंजेस का सामना है, यूरोपियंस यहाँ आना नहीं चाहते। यूरोपियंस डरे हुए हैं, शदीद एक डर की कैफियत है। और इसी सिलसिले में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का भी बयान आया कि बहुत से ममालिक इस सिलसिले में हमें अप्रोच कर रहे हैं कि हमारी कश्तियों को गुजरने दो, और ये हमारी मिलिट्री डिसाइड करेगी उस मौके पर कि किस कश्ती को गुजरने देना है और किस मुल्क की कश्ती को रोकना है।
यहाँ पर हमें इंडिया का भी एक अलमिया क्लियरली नजर आता है। इंडिया ने पिछले दिनों किस तरह बेशर्मी से अमेरिका का साथ दिया है, रशिया को डिच कराया है, ईरान को डिच कराया है, फिर इजराइल का विजिट किया जंग से सिर्फ 3 दिन पहले मोदी ने, जो हमने आपको इस वीडियो में बताया था। मतलब मोदी ने इस मौके पर इजराइल को इंडोर्स किया और अब जयशंकर साहब ट्वीट्स कर रहे हैं कि जी हमारी बातचीत चल रही है ईरान से, वो हमारी कश्तियों को गुजरने देंगे। और वो खुद ये कह रहे हैं कि ये टॉक्स डेफिनेटली इसमें चैलेंजेस हैं, लेकिन हम अपने इंटरेस्ट को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में भी इस वक्त एक क्राइसिस जन्म ले रहा है। इंडिया की भी ज़्यादातर जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो इसी रास्ते से जाती है। तो ये ज़्यादा मेन मसला तो एशियन कंट्रीज़ को, स्पेशली ये बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को, चाइना, इंडिया और बाकी जो ईस्ट एशियन ममालिक हैं, इनको सबसे ज़्यादा टेंशन होंगी। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इनको कह रहे हैं, ये जापान को भी और कोरिया को भी, चाइना को, कि आप कुछ करें। लेकिन जापान और कोरिया वो क्या इस सिचुएशन में कर सकते हैं? वो मिडल ईस्ट में इस मौके पर अपनी कश्तियां भेजेंगे सेफ पैसेज के लिए? इनके लिए इतना आसान नहीं होगा। तो भारत के मुताबिक यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन चाइना ने इसका जवाब क्या दिया है? चाइना ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि आपको पहले तो ये हमले बंद करने होंगे, इस पूरी सिचुएशन को डी एस्केलेट करना होगा, तब जाकर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मसला हल होगा। और हम ऐसे ही वॉरशिप्स नहीं भेज सकते आपकी मदद के लिए कि हम आपकी कश्तियों को एस्कॉर्ट करेंगे। और चाइना की ईरान के साथ ऑयल की ट्रेड की बात करें तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरानियन ऑयल चाइना में बड़े आराम से एंटर हो रहा है। एक तो उनके पास ज़मीनी रास्ते की भी ऑप्शन है, वो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अफगानिस्तान से कनेक्ट करके फिर वखान कॉरिडोर और फिर चाइना। और ये हमने देखा था कि जब पाकिस्तान से ट्रेड का खात्मा हुआ अफगानिस्तान का, तो अफगानिस्तान बड़ा फोकस कर रहा है ईरान और चाइना के ट्रेड रूट्स पर, तो वो उनको कनेक्टिविटी ज़मीनी रास्ते से भी मिल सकती है चाइना को। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो रास्ता है वो ईरान ने फ्रेंडली कंट्रीज के लिए खोला हुआ है। और इंटरेस्टिंगली ये भी हम देख रहे हैं कि चाइना का जो टिकटॉक है वहाँ पर कुछ वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं चाइनीज वर्कर्स की जानिब से। वो ये वीडियोस बना रहे हैं कि दूसरी कश्तियों को टारगेट किया जा रहा है और उनकी कश्तियां आराम से गुजर रही हैं। यहां से पता चलता है हमें चाइना और ईरान के दरमियान भी कोऑपरेशन का लेवल, और जो हम आपको पिछले कई महीनों से बता रहे थे, चाइना, रूस ईरान को अकेला नहीं छोड़े। डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली और मॉरल सपोर्ट की अगर बात की जाए तो चाइना पूरा पीछे खड़ा है ईरान के। और ईरान ने जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स की हैं इन यूएस बेसिस के ऊपर, जो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन, जो की डेटा इनको मिला है, उसमें भी मोस्ट प्रोबेबली चाइनीज ने इनकी मदद की है। और इसके अलावा इनका जो स्ट्रेटेजिक पैक्ट है जो इन दोनों की कैपेबिलिटीज को लॉन्ग टर्म में बढ़ाता है, जैसा कि ईरान का ऑयल चाइना खरीदता है, उसके बदले इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाता है चाइना ईरान के अंदर, और इसी तरह उनसे इकोनॉमिक, डिफेंस और मिलिट्री डील्स भी करता है। यानी एक स्ट्रेटेजिक मुआहदा है जिसकी वजह से दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ईरान की टोटल ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट्स का जो 90% है वो चाइना रिसीव करता है। चाइना की वो कुल इंपोर्ट्स का बहुत कम है, 5 to 7% है, लेकिन ईरान की एक्सपोर्ट्स का वो 90% बनता है। मतलब चाइना ईरान के लिए एक इकोनॉमिक लाइफलाइन है और चाइना ईरान से एनर्जी पूरी करता है 5 to 7%, लेकिन फिर भी ये बहुत सिग्निफिकेंट है। तो इसलिए इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, इनके जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बड़ी मजबूत है और ये एक दूसरे को मदद प्रोवाइड करते रहेंगे। और ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी इनके रूस और चाइना से मुआहदे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ईरान किस तरह इस जंग को सस्टेन किए हुए है। और दूसरी तरफ वेस्टर्न अलायंस की बात करें, ये नेटो और अमेरिका के अलायंस की बात करें, वहां पर हमें धमकियां नजर आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि इट वुड बी वेरी बैड फॉर द फ्यूचर ऑफ नेटो इफ एलाइज डोंट हेल्प सिक्योर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यानी अगर इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर करने के लिए हमारी मदद ना की तो इनके साथ बहुत बुरा होगा। तो यही यूरोपियंस अब सवाल कर रहे हैं ट्रंप से कि आपने क्या हमारी रशिया यूक्रेन में जंग में मदद की, आपने तो बीच रास्ते में हमें तनहा छोड़ दिया। और अमेरिका इस वक्त पैनिक में बहुत से ऐसे इकदाम कर रहा है जिसके जरिए वो एनर्जी सिक्योरिटी को महफूज बनाना चाहते हैं। जैसा कि अभी इतलात आई है कि कैलिफोर्निया की कोस्ट पर जो पाइपलाइन है उसको रीस्टार्ट करने का ऐलान किया है, उसके ऑपरेशंस को, जो ऑयल पाइपलाइन है। यानी अमेरिका के अंदर जो ऑयल प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा ये भी इतलात है कि एशियन रीजन में अमेरिका के जो टॉप मिलिट्री एलाइज हैं, जैसे कि साउथ कोरिया और जापान वगैरह, यहाँ से कुछ मिलिट्री सिस्टम्स को इंपोर्ट किया जा रहा है मिडल ईस्ट में। ये तो हमने देखा था कि 2500 इनके नए ट्रूप सेंटर हो रहे हैं और 10,000 ड्रोन इंटरसेप्टर्स को भी ये इंपोर्ट कर रहे हैं। और अब एयर डिफेंस सिस्टम्स जो कि साउथ कोरिया से लाए जा रहे हैं और कुछ ट्रूप्स के जापान से लाने की भी इतलात हैं, जिससे हमें पता चलता है अमेरिका के अंदर पैनिक।
और फिर रूस पर से कुछ सैंक्शंस पर नरमी की है ताकि अब रूस का ऑयल फ्लोट कर सके मार्केट में। इस लेवल की डेस्परेशन है, मतलब अपने ही इकदामात को अंडू किया जा रहा है। ईरानियन ऑयल मतलब वो रास्ता जब इनका कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो अब रूस को कुछ कंसेशंस दी जा रही हैं और कोलिशन पार्टनर्स प्लस चाइना से मिन्नतें की जा रही हैं कि आप अपनी वॉरशिप्स भेजें और इस रूट को सिक्योर करें। इससे हमें पता चलता है कि अमेरिका के लिए यहाँ चीज़ें बहुत मुश्किल हो चुकी हैं और इसलिए ट्रंप के एडवाइजर्स इनको मशवरा दे रहे हैं कि आप विक्ट्री को डिक्लेयर करें और इस जंग से निकल आएं फौरन, ये बहुत नुकसान देगी। दूसरी तरफ इजराइल की बात करें तो साउथ लेबनान में उन्होंने लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशंस का आगाज कर दिया है और बैरूत के अंदर भी कई जगहों पर बमबारी की है जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की हलाकतें हुई हैं और तेहरान में भी इजरायली जेट्स मैसिव बॉम्बिंग कर रहे हैं और उसके जवाब में ईरान और हिजबुल्लाह इजराइल के अंदर रॉकेट्स दाग रहे हैं, जिससे हमें यह भी पता चलता है कि ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एक बार फिर एक्टिवेट हो चुका है, जिसको किसी हद तक इन्होंने चुप करवा दिया था। टॉप लीडर्स को असैसिनेट कर दिया था, इस्माइल हनिया हो या हसन नसरुल्लाह हो, लेकिन अब इस जंग के बाद एक बार फिर ईरान के एक्सिस ने अपनी कमर कस ली है और इजराइल का जवाब क्या है कि पॉपुलेशन पर हमले करो। और इजराइल के अंदर एक नया पैनिक देखा जा रहा है लेबनान की साइड से और वो वहां पर ग्राउंड इन्वेजन कर रहे हैं और ईरान के हवाले से ज़्यादा चीज़ें उन्होंने अमेरिका बहादुर के सपुर्द कर दी हैं और डेफिनेटली अमेरिका से वो चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही। अब दुबई की बात करें तो वहाँ पर ईरान के हमले जारी हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, एयरपोर्ट अल्लाह अल्लाह करके वहाँ पर फ्लाइट ऑपरेशन रिज्यूम हुए थे और वहाँ पर फिर उसके करीब एयरपोर्ट के करीब कोई ड्रोन वगैरह गिरा है, आग लगी है और फ्लाइट ऑपरेशन फिर सस्पेंड हुए हैं और एक बार फिर रिज्यूम हुए हैं। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ जो गल्फ कंट्रीज में यूएई है वो सबसे ज़्यादा इस जंग की हीट को बर्दाश्त कर रहा है। यूएई की जो ईस्ट कोस्ट है फुजारिया, वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पर एक लार्ज ऑयल फैसिलिटी थी, उधर भी एक हमला हुआ है फुजारिया पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज के करीब। और इसके अलावा भी ईरानियन फोर्सेस ने कुछ जगहों के हवाले से वार्न किया है यूएई के रेजिडेंट्स को और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर बहुत से अमेरिकन और इजरायली एजेंट्स छुपे हुए हैं और इन जगहों को इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ ऑपरेशंस लॉन्च करें, उनको प्लान करें, लिहाजा इन जगहों को भी टारगेट किया जाएगा। जीसीसी स्टेट्स की बात करें, स्पेशली यूएई की, तो इन्होंने पिछले कुछ सालों से अपने आप को स्ट्रेटजी, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का एक गहवारा बनाकर पेश किया है पूरी दुनिया के सामने, लेकिन अब ईरान ने इस इमेज को शैटर करके रख दिया है और रिपोर्टेडली इन्वेस्टर्स अब अपना हाथ खींच रहे हैं और यूएई भी इस हवाले से एक्सट्रीम मेजर्स लेने की सोच रहे हैं कि जो यहाँ से पैसा निकालेगा उसको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है। यूएई यहाँ पर सख्त पैनिक की सिचुएशन में है और उनके मिनिस्टर्स बयान दे रहे हैं कि जो ईरान कर रहा है वो अनएक्सेप्टेबल है और दूसरी तरफ वो ईरान को रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे। इससे हमें ये पता चलता है कि उनकी जो सारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं वो डिपेंडेंट थी अमेरिका पर और किसी हद तक इजराइल पर, मतलब उनके हिस्से का काम अमेरिका कर रहा है, वो खुद नहीं कुछ कर पा रहे, वो सिर्फ परेशानी की कैफियत में है। और ईरान ने इनको ये मैसेज दिया है कि आपने अगर अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने दी है, इतने साल यहाँ पर आपने इनको बेसिस दी हैं, तो अब हम इन बेसिस को नहीं छोड़ेंगे और आपकी इकोनॉमी को भी हिट करेंगे। जिसने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बेस बनाकर अपने अंदर एक स्टेबिलिटी कायम की, हम उस स्टेबिलिटी को हिट करेंगे क्योंकि अमेरिका का यहाँ मौजूद होना हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। ये ईरान का मैसेज है और ये डेफिनेटली बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है और इस दिन का शायद अरबों ने कम ही सोचा था। वो समझ रहे थे कि अमेरिका के साथ इनके मुआहदे हैं, टॉप एयर डिफेंस सिस्टम्स यहाँ पर लगे हुए हैं, लिहाजा हमें कुछ नहीं होगा। मतलब ईरान अगर कोई जारियत करेगा भी तो अमेरिका उनको बचा लेगा, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त अमेरिका के अपने असासे दाव पर लगे हुए हैं, उनके अपने सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, उनके अपने जहाज टारगेट हो रहे हैं, वो एक डायरेक्ट बैटल हो रही है। तो इस सूरत हाल में जब वो अपना दिफा कर रहे हैं और अटैक भी कर रहे हैं तो वो इनको कैसे होलिस्टिकली बचा सकते हैं, ये चीज़ एक्सपोज हुई है इस पार्टनरशिप की अमेरिका और जीसीसी स्टेट्स के दरमियान और ईरान उसको फुली एक्सप्लॉइट कर रहा है बेखौफ होकर धड़ल्ले से। ये एक डेंजरस मूव है ईरान की जानिब से, लेकिन ईरान फिर भी ये कर रहा है क्योंकि ईरान के लिए इस वक्त डू और डाई की सिचुएशन है और वो ये समझते हैं कि इस वक्त अगर हमने ये हार्ड डिसीजंस ना लिए तो ये सब मिलकर हमें तबाह कर देंगे। लिहाजा ईरान ने अपनी सारी कैपेबिलिटीज़ को एक्टिव कर दिया है और अमेरिका और इजराइल के साथ साथ इन जीसीसी स्टेट स्पेशली यूएई को भी परेशान करके रख दिया है। और दूसरी तरफ जो पूरे एनर्जी पैराडाइम पर ये अटैक कर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका और बाकी दुनिया सख्त परेशान है, वो भी एक देखने वाली चीज़ है।
और इतना इंटरेस्टिंग फिनोमिना हम देख रहे हैं कि एक तरफ यूरोप ईरान से मिन्नतें कर रहे हैं कि इस रास्ते को खोला जाए, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप बाकी दुनिया से मिन्नतें कर रहे हैं कि आओ मिलकर एक कोलिशन बनाएं और यहाँ पर वॉरशिप्स भेजें सिक्योर पैसेज के लिए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आने वाले दिनों में अमेरिका और उसके इत्तेहादी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवा सकेंगे, या ईरान इसी तरह अपनी चौधराहट इस इलाके में बरकरार रखेगा और अपनी मर्जी से अलाउ करेगा कि किस कश्ती ने गुजरना है और किसने नहीं। क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान का बैलेंसिंग एक्ट कामयाब होगा, या आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए भी कॉम्प्लिकेशंस में इजाफा होगा? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबाना ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।